अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है। एक तो वो है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान लग ऐसा रहा है कि वो ताल्लुकात में जो तुंदी और तेज़ी थी और सख्त बयानात, और लग ऐसा रहा था कि दोनों ममालिक जो है बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। और काबुल से जो बयानात आ रहे हैं और फिर इस्लामाबाद से बयानात आ रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि बिहाइंड द सीन कुछ हो रहा है। कौन ये काम कर रहा है? क्या वाकई ये सिर्फ उलमा के कॉन्फ्रेंसों से ये जो 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 बहुत ज़्यादा जो ठंड था उसमें थोड़ी सी गर्मी आई है, या कोई है बिहाइंड द सीन कोई बड़ी ताकत है जो सिचुएशन को मैनेज कर रहा है? इस पे बात करेंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद आए हैं काबुल में, तो क्या चल रहा है इसी हवाले से, उसकी क्या पोजीशन है? काबुल में जो है एक अहम वाक़या कल जो हुआ है कि JDI यानी तालिबान हुकूमत के जो इंटेलिजेंस का इदारा है, उसके एक अहम शख्सियत जो है अपने घर में एक और साथी समेत जो है वो मारा गया है बड़ी मिस्टीरियस हालत में। तो ये दूसरा कौन था और ये शख्सियत जो थी उसके साथ उसकी क्या ताल्लुक़ थी, या ये क्या धमाका हुआ है, ड्रोन्स हमला हुआ है, मिसाइल्स गिरा है, गैस एक्सप्लोजन हुआ है, इस पे बात करेंगे। और साथ ही जो आखिर में बात करेंगे कि UAE के सदर आए, जिस धड़ाम के साथ आए थे, जिस फन फेयर के साथ आए थे, जितना शोर लग रहा था, उसके बाद उतनी ही डिफनिंग खामोशी, मतलब है कि बिल्कुल ऐसी खामोशी छा गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो दौरे के दौरान क्या हुआ, और इस हवाले से मैंने पहले भी एक दो भी लाख किए थे, तो इस पे बात करेंगे कि क्या कोई बदमज़गी तो नहीं हुई थी कि वो आए चले गए, बड़ी धड़ाम के साथ आए, खामोशी के साथ निकल गए, किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई, अगर हो गई तो कहाँ पे हो गई, और फिर उसके बाद जो है मुकम्मल मीडिया में भी खामोश, हुकूमत भी खामोश, हर साइड से चंद ट्वीट्स के अलावा मामला ही मतलब है कि बिल्कुल खामोश किया गया है। तो इस पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो JDA का जो सीनियर ऑफिसर जो है, ये JDA के जो हेड है अब्दुल हक वसीक साहब, उसके सेक्रेटरी थे, मतलब इंतहाई अहम पोजीशन पे थे मौलवी नोमान गजनवी साहब। ये काबुल में अपनी रिहाइश गाह पे है कत्ल हो गए हैं, और तालिबान ने इस मसले को अभी तक जो है खामोशी से दबाए रखा है, कोई बयान सामने नहीं आ रही है। लेकिन अहम सवाल जो ये है कि एक तो मौलवी नुमान गजनवी साहब थे, उसके साथ दूसरा बंदा कौन था, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो अभी तक उसकी जो शनाख्त है दूसरे बंदे के बारे में, उस पर खामोशी है कि। और फिर दूसरा ये कि वो जिस हालत में मारे गए हैं, मतलब जिस हालत में कत्ल हो गए हैं, लो लेवल का एक्सप्लोजन हुआ है, गैस का एक्सप्लोजन नहीं है, ड्रोन्स लोग कह रहे हैं कि वो नहीं है, मिसाइल्स नहीं है, तो फिर क्या है और किसने मारा? ये कई सवालात जो है, क्योंकि एक कत्ल हुआ ईरान में, तेहरान में, जहाँ पे जो है इकरामुद्दीन सरी साहब जो कि साबका पुलिस चीफ थे, उसका कत्ल, और उसके बाद जो है हमने देखा कि काबुल में एक अहम शख्सियत की कत्ल जो है। क्या इसके ताने बाने तो एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे? आहिस्ता आहिस्ता ये मामला भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी ईरान ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है इकरामुद्दीन सरी साहब की, उसके फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा है, और इसके साथ साथ जो है अफ़गान तालिबान पे बहुत ज़्यादा जो है उंगलियां उठ रही है उसके कत्ल के हवाले से। तो अभी दूसरे दिन हमने देखा कि काबुल में ये वाक़या, तो इसका कोई लिंक तो नहीं बन रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बुनियादी बात जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात में सर्द मोहरी थी, और पाकिस्तान की तरफ से अटैक होना, बॉर्डर क्लैशेस होना, ये जो अक्टूबर और नवंबर के महीने जो थे ना, बड़े गर्म रहे दोनों के, और इंडिया की आना वगैरह, अफ़गानिस्तान के सारे लोग जो है लगे सा रहा था कि बस बॉर्डर बंद हो गए, ट्रेड बंद हो गया, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ के खिलाफ सख्त बयानात जो है आने शुरू हो गया। अभी इस दौरान हमने देखा कि एक जो काबुल में जो उलमा कॉन्फ्रेंस हुई, और उसका जो एलामिया है, इससे पहले भी मैंने बात की थी, और फिर 22 दिसंबर को कराची में जो उलमा कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया अगर हम देखें, उसकी लैंग्वेज तकरीबन
دا सेम है। उसमें भी इमारत इस्लामी को कहा गया था कि ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है एक पड़ोसी मुल्क या एक दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़, तो ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी करें और इनको जो है कोई भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना करे। साथ ही वो अफ़गान जो अफ़गानिस्तान से जाके दूसरे मुल्क में जिहाद या जिस भी नीयत से जंग करते हैं उनका रोकना भी इमारत इस्लामी की ज़िम्मेदारी है, उनके ख़िलाफ़ उनको इक़दामात लेने चाहिए। फिर वही एलामिया अगर हम देखें पाकिस्तान में, कराची में जो उलमा कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुख्तलिफ़ मदारिस और जामियात और जो तंजीमें हैं सियासी और मजहबी तंजीमें हैं उनके जो मशरान और लीडरान ने शिरकत की, तो उसका एलामिया भी आलमोस्ट द सेम है। और उसमें भी कहा गया है इमारत इस्लामी को कि थोड़ा सा ये अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं आप कोशिश करें कि इनसे कोई फसादी ग्रुप जो है वो फ़ायदा ना उठाए। वो फसादी ग्रुप जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में तहरीब कारी करते हैं, लैंग्वेज का बड़ा सॉफ्ट इस्तेमाल किया गया है लेकिन आलमोस्ट द सेम है, उनको रोके। उसके बाद एक अहम डेवलपमेंट फर्दर जो हुई वो ये थी कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो वज़ीर दाखिला है उसका बयान आया, अमीर खान मुत्तकी साहब का बयान आया, सागडार साहब का बयान आया और मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया। और सारे जो है ना लगे सर, सिर्फ अमीर खान मुत्तकी साहब के बयान में थोड़ी सी धुंधी अभी भी है, नज़र आ रही है। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने जो बातें की बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, तकरीबन उन्हीं उलमा ने जो कहा है उसी हवाले से इन्हें कहा कि देखिए बदइत्मादी है और हम चाहते हैं कि इन बदइत्मादी का अज़ाला करें, अफ़हाम व तफ़हीम से गलत फहमियाँ हैं, इन गलत फहमियों को हमने ख़त्म करना है। फिर उसने ख़ुसूसी तौर पर कहा कि दोहा में हमने जो एग्रीमेंट किया है, हम ऐसे एग्रीमेंट करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं, इसमें हमने यकीन दिलाया है कि अफ़गानिस्तान किसी के लिए ख़तरा नहीं होगा और हमारी कोशिश है कि इस पे अमल करें। अभी यहाँ पे ये बात जो है इंतहाई अहम है कि पहली दफ़ा मतलब पहले तो अफ़गानिस्तान की तरफ से जो बयानात आ रहे थे तो ब्लंट होते थे कि अफ़गानिस्तान किसी के लिए ख़तरा नहीं है और इस हवाले से वो बिल्कुल क्लियर थे। लेकिन अब बयान किया है कि उसमें हमने वादा किया है कि आइंदा के लिए अफ़गानिस्तान किसी के लिए ख़तरे का सबब नहीं होगा। आगे वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर अमल करें और इसको नतीजा खेज़ साबित करें। ये इम्पॉर्टेंट बात है। और साथ ही कहा है कि जितने भी गलत फहमियाँ हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, वो कहते हैं जो गलत फहमियाँ हैं, जो बदइत्मादियाँ हैं जिसके साथ भी मतलब पाकिस्तान की तरफ इशारा था, वो हम अफ़हाम व तफ़हीम और बातचीत से हल करना चाहते हैं और उसके लिए हम तैयार है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। हालांकि ये जो उलमा का जो पाकिस्तानी उलमा का जो एलामिया है उसको आमिर खान मुत्तकी ने भी वो किया, वेलकम किया और कहा कि पाकिस्तान को जो, लेकिन ठीक है वो भी सही है बात, तो उसने पाकिस्तान को भी ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को ज़्यादा वो ना लेके जाए और कोशिश करे कि ये जो माहौल है ये इसको ख़त्म किया जाए और दोनों ममालिक जो है एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करें। यही स्टेटमेंट जो होता है नंबर 5 पे अफ़गान उलमा ने भी कहा था कि मुसलमानों के दरमियान जंग व जदल जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे फ़ायदा दुश्मनों को होता है। यहाँ भी उलमा ने कहा कि ये जो टेंशन चल रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, इसका फ़ायदा दुश्मनों को जा रहा है। तो ये बात तो ठीक है। उलमा को किरदार अदा करने का कहा गया है। अमीर खान मुत्तकी साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने इसको वेलकम किया और उसने भी कहा कि उलमा को अब किरदार अदा करना चाहिए और इसको ये जो प्रोसेस है अफ़गान उलमा का और पाकिस्तानी उलमा का उसको ज़रा मतलब है कि मुस्तकिल होना चाहिए। दवामदार का लफ्ज़ यूज़ किया है कि ये ज़रा मुस्तकिल होना चाहिए, इसको अब यहीं पे रुकना नहीं चाहिए। उलमा को सामने आके इस मसले को आगे की तरफ, ताकि दोनों के दरमियान जो है ताल्लुकात बहाल हो जाए, ये अच्छी दोनों साइड से। तो इस पे हमारे जो पाकिस्तान के जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसाक डार साहब, उसने भी वेलकम किया कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की है और इस मौके से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, हम उसको वेलकम करते हैं। मतलब ये किस चीज़ को वेलकम करते हैं, ये जो मुज़ाकरात की ऑफ़र हुई है सिराजुद्दीन हक्कानी साहब की तरफ से, कहते हैं हम इसको वेलकम करते हैं।
ہے. پھر سراج الدین حقانی صاحب نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو بیان ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان اب وہ جو تیزی اور دھندی جی تھی اس میں کمی آئے گی، اور امید ہے کہ آگے جا کے بارڈر کے حوالے سے بھی فیصلے ہوں گے، کیونکہ بارڈر سے جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ افغانستان میں عام آدمی کو اور پاکستان میں عام جو تاجر ہے انڈسٹریلسٹ ہے اس کو ہو رہا ہے. افغانستان میں کل بھی میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا، وہ بالکل وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کی تباہی ہوئی ہے، کیونکہ یہ زمیندار جو ہوتے ہیں، فارمر جو ہوتے ہیں، وہ ایک فصل کے لیے سارا سال ویٹ کرتے ہیں. وہ کہا کہ لوگوں نے انار ٹنوں کے حساب سے، انگور اور دیگر جو یہ اس نے ٹماٹر کی بات کی، ابھی پاکستان میں ٹماٹر مہنگے ہیں، افغانستان میں وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی مفت بھی نہیں لے رہا ہے، خاص کر یہ جو جہاں پہ ٹماٹر، کیونکہ افغانستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں سبزی زیادہ ہوتی ہے، مختلف سبزیاں، کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں فروٹ زیادہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں بیچارے لوگ جو ہے وہ جو جتنا خرچہ کیا ہے وہ خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اس طرح پاکستان میں بھی یہ نہیں ہے کہ صرف افغانستان میں نقصان ہو رہا ہے، دونوں ملکوں کا نقصان ہے. اور ساتھ ہی بارڈر ایریاز پہ جو لوگ آباد ہے ان کا بھی، ان کے ابھی خیبر ایجنسی میں کدھر سے نہ زمین نہ زمینداری ہے، یہی تجارت کے ساتھ ان کا واسطہ ہوتا ہے، اس طرح غلام خان میں، اس طرح خرلاچی وغیرہ میں. تو یہ ایک ہے کہ دونوں سائڈ سے اب آہستہ آہستہ یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ جتنا یہ بارڈر بند ہوتا ہے ان کی جو ہماری جو وٹ وی کال اٹ کے جو سخت پوزیشن لیے ہوئے ہیں اس سے دونوں نے ہٹنا ہوگا. لیکن یہ بات چیت اگر شروع ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بارڈر پہ بھی آگے بات ہو سکتی ہے. زلمے خلیل زاد صاحب کا جو دورہ ہے، زلمے خلیل زاد صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اب امریکہ میں اس کو وہ رول نہیں ملنے والی ہے جس کی وہ توقع کر رہے تھے. اس نے پاکستان کے ساتھ بھی بڑا ہارڈ پوزیشن لیا اور اس کی صرف یہی تھا کہ پاکستان مجھے تھوڑا سا وہ کر دے، مطلب یہ کہ بلائے، عزت دے تو آگے جا کے میں یہی چیزیں خاطر. لیکن پاکستان نے کہا کہ اس حوالے سے ہماری پالیسی کلیئر ہے. وہ امریکہ اب کابل گئے ہیں، بیان تو یہ آیا ہے کہ امریکہ اور کابل، لیکن اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. میرے خیال میں جو بات ہو رہی ہے وہ افغانستان میں جو 3 امریکی ہاسٹیجز ہے جو یرغمالی ہے اسی حوالے سے ابھی جو انٹیلیجنس رپورٹس آ رہے ہیں کہ شاید اسی حوالے سے وہ بات چیت کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ کے حوالے سے میں ایک بات، اس میں تو بعد میں بھی بات کریں گے جب مکمل رپورٹ تیار ہو جائے گی، لیکن پاکستان کی جو اب پالیسی آف نیوٹریلٹی ہے کہ پہلے پاکستان کا یہ ہوتا تھا کہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تو سعودی خفا ہو جائے گی، یو اے ای خفا ہو جائے گی، یو اے ای کے ساتھ اچھے ہو تو قطر خفا ہو جائے گی، قطر کے ساتھ اچھے ہو تو سعودی خفا ہو جائے گی. اب پاکستان نے بڑا ایک اسٹریٹجک ری الائنمنٹ کی ہے فورن ریلیشن میں، اور وہ یہ ہے کہ مفاد پاکستان کا دیکھا جائے گا، جس کے ساتھ پاکستان کی مفادات ہیں جس ملک کے ساتھ، تو باقی جس کا جو بھی ہو، ہم کسی ایک کے ساتھ تعلقات دوسرے کے اس پہ نہیں ہوں گے. مطلب یہ کہ اگر آپ یو اے ای کے ساتھ تعلقات بنا رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سعودی خفا ہو، سعودیز کے ساتھ بنا رہے ہو یہ نہیں کہ یو اے ای خفا ہو یا ایران خفا ہو. جو بھی ہو پاکستان ول ناؤ کیپ اٹس اون انٹرسٹ سپریم. تو یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، ہوپ کہ اس سے اچھے نتائج سامنے آ جائیں گے. لیکن امید ہے افغانستان کے حوالے سے ہمیں زیادہ پر امید ہونا چاہیے، اور کیونکہ بہت زیادہ دو ہفتے تقریباً 3 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں کہ یہ حالات ایسے ہی ہیں اور دونوں ملکوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور شاید پاکستان تو مینیج کر سکے، لیکن افغانستان کی جو جہاں پہ ریفیوجیز بھی جا رہے ہیں، غربت بھی بہت زیادہ ہے. ابھی تقریباً غربت جو ہے کہتے ہیں 90% جو ہے لوگوں کو پورا کھانا ملنے کو نہیں مل رہا ہے. اس طرح اور بھی بہت زیادہ مسائل. ابھی انڈیا نے کیا 6 ایمبولینس دے دیے. 6 ایمبولینس کوئی بڑی بات ہے؟ مطلب یہ کہ وہاں پہ لوگوں کو، کل بھی جو میرا دوست مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے بچے کو مطلب یہ کہ کوئی پوسٹ آپریشن کوئی پرابلم آ رہے ہیں، ابھی ڈاکٹر کہہ رہے کہ اس کو پاکستان لے جاؤ. پاکستان کیسے لے جائے جی؟ راستے سارے بند ہیں. پاکستان کے اسٹوڈنٹس افغانستان میں، اور طرف افغانستان کے لوگ ادھر ہے، ان کے ویزوں کے مسائل ہے، ریفیوجیز کے مسائل ہے. تو امید ہے حالات ٹھیک ہو تو یہ مسائل بھی حل ہو.